हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग 50 टॉप 50 साइकोलॉजी मॉडल पेपर सीरीज को हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये मॉडल पेपर का चौथा मॉडल पेपर है। इससे पहले 30 मॉडल पेपर साइकोलॉजी के आपको कराए जा चुके हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इस सीरीज के तहत आपको टोटल 50 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, जिसमें से 30 ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं और ये हमारा चौथा मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर के साथ साथ अपना मूल्यांकन भी करते जाएं, जिससे जिससे आपका मूल्यांकन भी होता रहे और आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण या अधिगम का परम अंतरण। तो जब एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरे क्षेत्र में अगर आपकी सहायता करता है तो वो अधिगम का धनात्मक अंतरण होता है। अधिगम का धनात्मक अंतरण होता है। इसी प्रकार अधिगम का ऋणात्मक अंतरण जब होता है जब एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान में कोई उससे फायदा नहीं होता है बल्कि उससे नुकसान होता है। इसी प्रकार अधिगम का शून्य अंतरण जो होता है, यानी एक ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान दूसरे के ज्ञान में कोई भी लाभ नहीं पहुंचाता है, तो इसे हम अधिगम का शून्य अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक गतिविधि, संज्ञानात्मक गतिविधि या मनोगत्यात्मक प्रक्रिया। तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? संज्ञानात्मक, क्योंकि चिंतन जो होता है वो मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क से जो चिंतन होता है वो ज्ञान यानी संज्ञान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, वंशानुक्रम के संबंध में गलत कथन, जो गलत या नहीं शब्द दिया हो उसको पहले ही हम अंडरलाइन कर लेंगे। गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, या जुड़वा बालकों को जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद या नापसंद, क्योंकि रुचि जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है, वो अर्जित होती है, जबकि पसंद नापसंद भी अर्जित होता है। तो ये जन्मजात कैसे हो सकता है? तो वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात प्रक्रियाएं हैं, यानी अनुवांशिक गुण है, यानी ये सब हमारे जन्म से ही हमारे माता पिता द्वारा मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी गलत कथन के बारे में पूछा गया है। ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन 4 इसका सही होगा, कम बुद्धि व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अल्फ्रेड नोबल, हावर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन, बीएस ब्लूम। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो हावर्ड गार्डनर का है, ये हावर्ड गार्डनर का है। अगर बहुतत्व सिद्धांत पूछा जाए, याद रखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत अगर पूछता है तो ये हावर्ड गार्डनर का होगा, और अगर
तत्व सिद्धांत पूछता है तो वो थॉर्नडाइक का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो इसमें से निर्मितवाद के विषय में पूछा गया है, तो अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अधिगमकर्ता स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। यहाँ पर हम थोड़ा निर्मितवाद के विषय में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो बालक होता है वो स्वतंत्र तरीके से सीखता है, यानी बच्चा स्वयं अधिगमकर्ता होता है। और इसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो प्रधान नहीं बल्कि एक सहकर्ता की होती है, एक संरक्षक की होती है, देख रेख कर्ता की होती है। इसमें व्यक्ति बच्चे का जो ज्ञान होता है वो उसके अंदर ही होता है और उसको बाहर निकालने का। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता के बारे में गलत है। सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, सृजनात्मकता में सार्वभौमिक प्रत्यय है, सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो इसमें गलत पूछा गया है कि इसमें गलत कौन सा है। गलत को हमेशा अंडरलाइन करके ही रखना है आपको। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है, अहम का समावेश नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए या शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उनका वो अपना वर्क जल्दी कर डालते हैं और फिर उनका काफ़ी समय बचा रहता है, जिससे वो अपना इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो हमारा ऑप्शन होगा 2, बाल्यावस्था। दरअसल बाल्यावस्था के कई और नाम हैं, जैसे इसको कहा जाता है अनोखा काल, अनोखा काल भी कहा जाता है, और भी इसके अन्य नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति की जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक? तो इसमें बताया गया है जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने के लिए, नाम व प्रशंसा कमाने के आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य प्रेरक, दैहिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंतरिक अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? दत्त कार्य, मौखिक कार्य, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, दत्त कार्य। दत्त कार्य एक रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? यहाँ फिर नहीं आ गया है तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों एवं विचारों को समझने में कठिनाई, स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो यहाँ पर बताया गया है पढ़ने में कठिनाई। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो
सी सही होगा, शब्दों एवं विचारों को समझने में कठिनाई। ये कोई पढ़ने से संबंधित नहीं है, ये विचार करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो संवेगात्मक पहलू के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा होता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो संवेगात्मक जो क्रांति आती है वो बालक की किस अवस्था में आती है? तो इसका ऑप्शन हो थर्ड, किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है इसमें व्यक्ति में संवेग, उत्तेजनाएं, द्वंद्व, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को, समूह चर्चा को? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी कथन को, क्योंकि छोटे बच्चों को कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मनोवादी का क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मनोवादी जो क्षेत्र सिद्धांत है ये कुर्ट लेन्यू का है, C.T. मॉर्गन, लियोन फेस्टिंगर, हेनरी गोडार्ड। तो इसका सही ऑप्शन पहला होगा कुर्ट लेन्यू का क्षेत्र सिद्धांत है। एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, वह तरीका उपयुक्त नहीं है। एक शिक्षक जो है पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए? तो यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, प्रदर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, समावेशित विद्यालय में योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना? तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आत्महीनता की भावना का विकास ये नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है ही। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा शिक्षा के लिए बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए, विद्यार्थियों की क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व आवृत्ति को छोड़ दें? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था कोठारी आयोग का या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना आयोग 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, जो हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उस योजना के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि, यहाँ पर शैक्षिक लब्धि की बात की गई, एक होता है बौद्धिक लब्धि, एक होता है शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डनर ने, सोनेल ने, बर्टन हॉल ने या सिरिल बर्ट ने? तो इसका ऑप्शन सही होगा सिरिल बर्ट। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिरिल बर्ट ने शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता? तो ये तीन जो है
ये एक उत्तम परीक्षण से संबंधित है, जबकि अभिक्षमता उत्तम परीक्षण से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। तो एक तत्व सिद्धांत बिने का है, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है और बहुतत्व सिद्धांत थांडाई का, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत कोई बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसमें पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो इसका जो है सा ऑप्शन सही है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो यहाँ पर सेकंड जो तृतीय अवस्था है वो है पूर्व संक्रिया की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 26, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जॉन डेवी ने, रास ने, वुडवर्थ ने या ड्रेवर ने? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन डेवी। चिंतनशील सोच की जो चर्चा है वो जॉन डेवी ने की है। आज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कल्पना। क्वेश्चन नंबर 29, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होता है विस्मरण, स्तरण, धारण या चिंतन। तो विस्मरण होता है, यानी जब कोई बात व्यक्ति सीखता है और पुनः उसे याद नहीं कर पाता है। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में या जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। तो हमारा सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी प्राणियों में तथा या जन्मजात में प्राकृतिक होती है। तो इसी तरह हमारी 30 क्वेश्चन आज ऑर्डर पेपर 4 के कंप्लीट हो गए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और टोटल आपके कितने नंबर सही हुए हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।